नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे मकर लगन की कुंडली के ऊपर। तो हमेशा की तरह हम इस कुंडली में सबसे पहले देखेंगे दशाएं क्या चल रही हैं। इस मकर लगन की कुंडली में वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि 2007 से स्टार्ट हुई है और 2023 तक है। बृहस्पति में मंगल की अंतर्दशा है, जो कि 24 मई 2020 से चल रही है और 1 मई 2021 तक रहेगी। अब हम एक बार इस कुंडली की ग्रह की स्थिति पे भी नज़र डाल लेते हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। चलिए देखते हैं। लगन श्रवण नक्षत्र का है, सूर्य मृगशिरा नक्षत्र का है, चंद्र चित्रा नक्षत्र का, मंगल वक्री है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का, बुध पुनर्वसु नक्षत्र का है, गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का है, शुक्र पुष्य नक्षत्र का है, शनि वक्री है अनुराधा नक्षत्र का, राहु अश्विनी नक्षत्र का है, केतु चित्रा नक्षत्र का है। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। अब चलते हैं लगन कुंडली पे और देखते हैं कि कुंडली में क्या योग बने हुए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं कि इन जातक की क्वेरी क्या है। एक तो इनकी दशा इस समय खराब चल रही है, तो ये जानना चाहते हैं कि इनका समय कब सुधरेगा और जो आने वाली महादशा है शनि, वो दशा इनके लिए कैसी रहेगी। एक, क्या इन्हें छोटे भाई से सहयोग मिल पाएगा, तो देखते हैं, वो भी देखते हैं। और एक, ये अपना एक नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं किसी अन्यत्र जगह पे, तो उसके लिए इन्होंने पूछा कि वो कब शुरू करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कुंडली का विश्लेषण। ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन सामान्यतः कर्मशील होता है। यहाँ पे लग्नेश शनि एकादश भाव में बैठ के लगन पे थर्ड एस्पेक्ट भी डाल रहा है और शनि कर्म का कारक है ग्रह, तो शनि ने निश्चित रूप से इनको कर्मशील तो बनाया होगा। लगन चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में पड़ा हुआ है और चंद्रमा की केंद्रीय दृष्टि भी लगन के ऊपर है और शुक्र की 7वीं दृष्टि लगन पर है। तो निश्चित रूप से इनकी वाणी और इनकी चाल डाल वो स्त्रियों की जैसी होगी। इनमें स्त्रियों के गुण ज़्यादा होंगे। एक पुरुष जातक की कुंडली है ये, लेकिन इनका स्वभाव है वो स्त्रैण स्वभाव होगा, स्त्रियों के जैसा। अब आते हैं इनके, एक चीज़ और, लग्नेश शनि जो कि एक वृद्ध बुढ़ा ग्रह है, एजेड, और शनि अपनी थर्ड एस्पेक्ट से लगन को देख भी रहा है, तो शनि यहाँ पे इनको उम्र से ज़्यादा दिखाना चालू कर देगा। कम उम्र में ही उम्र से ज़्यादा दिखाना चालू कर देगा। जब इनसे बातचीत हुई मेरी, तो इन्होंने कहा हाँ जी, मेरे सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं 34 की एज में। बालों में कलर करते हैं। लगन की राशि अपने जो आँखों से ऊपर का हिस्सा, मस्तक और सर, उस हिस्से पे लगन की राशि राज करती है। तो यहाँ पे लग्नेश शनि जो कि बालों का कारक ग्रह है, वो अपनी थर्ड एस्पेक्ट से लगन को देख रहा है। तो इनके सर के बाल सफ़ेद भले ही हो गए हैं, लेकिन हैं पूरे सर पे इनके अच्छे बाल हैं। चंद्र लगन तुला है, तो तुला राशि को कभी भी पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। तुला राशि का जिसका चंद्रमा होता है उसके 2 नाम होते हैं। इनसे जब पूछा तो इन्होंने कहा हाँ जी, मेरे 2 नाम हैं। एक इन्होंने अपना नाम अनिल बताया, एक इन्होंने संदीपन नाम बताया अपना। तो अपने एक ऋषि हुआ करते थे संदीपन। चंद्र लगन के साथ में केतु बैठा हुआ है। जब भी लगन या चंद्रमा के साथ में केतु बैठा हुआ हो, तो जातक के माथे पे कोई चोट का निशान जरूर रहता है। अगर नहीं रहता तो वो आ जाता है बाद में। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि वक्री है और अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। 11th हाउस में पोस्टिंग ली है, तो धन की दृष्टि से ये बहुत अच्छा योग है। आर्थिक रूप से इनके लिए काफ़ी बेहतर परिस्थितियाँ होंगी।
दूसरी चीज़, सेकंड में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो सेकंड में बृहस्पति जिसके होता है नॉर्मली उसके छोटा भाई नहीं होता है, वो अपने खानदान का झंडा, अपने कुल का झंडा वो स्वयं अपने हाथों में लेके चलता है। लेकिन इस कुंडली में छोटा भाई है, लेकिन उस छोटे भाई का इन्हें विशेष कोई सुख नहीं रहेगा। उसका कारण भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों सुख नहीं रहेगा। और सेकंड हाउस का जो गुरु है, सेकंड हाउस में बृहस्पति 28 डिग्री का है, 28 डिग्री पे बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वाणी इनकी सौम्य है, वाणी में इनकी कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र लगन से सेकंड हाउस पे शनि बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने नक्षत्र का वक्री है, वो लगन के भी फल कर रहा है। जब भी लगन को सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह देखते हो तो वाणी में जातक की कोई विशेष दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पे लगन को शुक्र भी देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, तो शुक्र इनका चारित्रिक पतन करवा सकता है, बाकी और कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा इनके लिए। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति अपने से 12वें स्थान पे चला गया है, और थर्ड हाउस में छोटे भाई का कारक ग्रह मंगल, वो भी लगन से 12वें स्थान पे चला गया है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि थर्ड हाउस पे है, जो कि मंगल छोटे भाई का कारक ग्रह है। इसलिए मंगल ने इनको छोटा भाई तो दिया, लेकिन वो 12वें घर में पड़ा हुआ है, और थर्ड का लॉर्ड वो भी अपने से 12वें घर में पड़ा है, इसलिए वो छोटे भाई का सुख नहीं रहने देगा इनको। छोटा भाई तो होगा लेकिन सुख नहीं रहने देगा। मंगल इनको पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि मंगल जो कि पराक्रम का कारक ग्रह है और थर्ड पे 4th एस्पेक्ट डाल रहा है, तो इन्हें पराक्रमी बनाएगा। इन्हें पड़ोसियों से कोई विशेष सुख नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड जुपिटर अपने से 12वां बैठा हुआ है, और थर्ड में पड़ोसियों का कारक ग्रह बुध वो छठे घर में पड़ा हुआ है। अब आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस का स्वामी मंगल 12th हाउस में गया है, लेकिन वो मेष राशि से त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए इनके लिए भवन के योग अच्छे हैं, मकान के योग अच्छे हैं, मकान इनका खुद का बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ियों का कारक ग्रह लग्जरी शुक्र जुपिटर की उच्च राशि कर्क में बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पे शुक्र केंद्राधिपति दोष से जरूर ग्रसित है, लेकिन ये शुक्र मकर लगन की कुंडली में राजयोगदायक ग्रह भी होता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है। अब ये जुपिटर की कर्क राशि में जो भी कोई प्लेनेट बैठता है, वो अपने कारकत्व में बढ़ोतरी कर देता है, वो अपने कारकत्व को ऊंचा उठा देता है। तो इस मामले में शुक्र गाड़ियों के और वाहनों के मामले में इनके लिए बेहतर साबित होगा, इन्हें वाहनों का सुख भी मिलेगा। दूसरी चीज, 4th हाउस में बैठा हुआ राहु, तो इनके पास आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहेगा जिनके सिर्फ स्त्री संतान ही हो, पुरुष संतान ना हो, और इनका जो जिस मकान में इनका जन्म हुआ होगा वो एक पुराना और खंडहर मकान होगा। जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि इनका जन्म इनके पुराने वाले घर में हुआ, जो कि एक पुराना और खंडहर मकान था। अब आते हैं इनके 5वें घर पे। 5वें घर का स्वामी शुक्र 7वें घर में गया है, और वो शुक्र मंगल से दृष्ट है, तो ये तो निश्चित है कि इन्हें पहली संतान का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल वहाँ से 12वें घर से बैठ के 7वें घर पे अपने नीच स्थान पे दृष्टि डाल रहा है, और शुक्र जो कि मंगल का शत्रु ग्रह है उस पर उसकी दृष्टि आ रही है। शुक्र पंचमेश भी है, 5वें घर का लॉर्ड, तो मंगल पहली संतान को जीवित नहीं रख सकता है। जब हम चंद्र लगन से इस चीज़ को देखेंगे तो चंद्र लगन से 5वें घर में बृहस्पति आता है, तो 5वें घर में अगर अकेला बृहस्पति हो तो जातक को प्रथम संतान का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि बृहस्पति 5वें घर में कारको भावा नाशाय के सिद्धांत पे काम करते हुए पहली संतान को ग्रहण लगा देता है या खा जाता है। अब आते हैं छठे घर पे।
छठे घर में बुध शुक्र की युति बनी हुई है। एक्चुअल में बुधादित्य योग छठे घर और आठवें घर में ही बनता है। तो ये एक एक प्रकार से क्या, ये रियल में बुधादित्य योग बना हुआ है। बुधादित्य योग में जातक के पास में हुनर होता है, कला होती है उसके अंदर, वो अपनी कला का वो बेहतर इस्तेमाल करता है। अभी इस कुंडली में 7th और जब 10th हाउस का अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि इनके पास क्या हुनर है, क्योंकि बिजनेसमैन की कुंडली है। छठा घर जो कि मामा का घर होता है। अब देखिए यहाँ से इस लगन में मामा की संख्या पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि बुध और सूर्य दो प्लेनेट बैठे हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि चंद्र लगन से जो 3rd हाउस है, उस इस चंद्र लगन से 6th हाउस, चंद्र लगन से भी 6th हाउस मामा का घर होता है। अब हम उस स्थान पे जाएंगे, वहाँ का अधिपति बनता है बृहस्पति, और बृहस्पति अपने ही नक्षत्र का बैठा हुआ है, तो निश्चित है कि इनके 3 मामा होंगे। और लगन से भी 6th हाउस को बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। अब आते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस का स्वामी चंद्रमा 10th में गया और केतु के साथ में है, और 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र 7th हाउस में आया है। ये 10th और 7th के मध्य एक्सचेंज है। तो ये तो निश्चित है कि इनका पहला डाइवोर्स हुआ है। उसका कारण बता देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि मकर लगन के लिए मंगल अकारक प्लेनेट होता है, योग कारक नहीं होता है। और मंगल 12वें घर में बैठ के 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, अपने नीच स्थान पे, नीच राशि पे। और वहाँ पे शुक्र जो कि पत्नी का कारक ग्रह होता है वो बैठा हुआ है। तो पहली पत्नी का सुख नहीं लेने दे सकता है इनको। जब चंद्र लगन से हम इस चीज़ को देखेंगे तो 7th हाउस में राहु पड़ा हुआ है। जब भी 7th हाउस में राहु केतु आए तो ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब रखते ही रखते हैं। इनके सेकंड मैरिज का ही हो गया, इनकी सेकंड मैरिज हुई है। इन्होंने बताया मेरे को कि इनकी सेकंड मैरिज हुई है। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस का स्वामी सूर्य 6th हाउस में आया है। ये एक विपरीत राजयोग की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे इसने 6th लॉर्ड को भी ज्वाइन किया है। लेकिन ये 6th लॉर्ड मकर लगन के लिए भाग्येश भी बनता है। अति उत्तम स्थिति। यहाँ पे जब जब इनको सूर्य का समय आएगा तो इनके लिए ये दशा अच्छी होगी। एक 8th हाउस जो कि अपने आयुष्य का घर होता है, अपनी आयु का घर, तो शनि 11th हाउस में बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे शनि ये शो कर रहा है कि इनकी आयु भरपूर है। जब भी 8th हाउस से सूर्य का संबंध बनता है तो शनि का संबंध बनता है तो जातक की आयु भरपूर होती है। लेकिन ये ससुराल का कोई विशेष सुख नहीं लेने देता है। 8th हाउस पे शनि की एस्पेक्ट, शनि 8th हाउस पे जब भी दृष्टि डालेगा वो अपने कारक की रक्षा करेगा, आयुष्य की, और कोई सुख नहीं लेने देता है। अब आते हैं इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस का लॉर्ड बुध छठे घर में आया है, साथ में सूर्य है अष्टमेश। तो जब जब इनको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी इनको सूर्य की दशा आएगी तो वो दशा इनकी अच्छी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि नौमेश ने अष्टमेश को ज्वाइन किया है, तो नौमेश के रिजल्ट अष्टमेश अपनी दशा में दे जाता है। वैसे भाग्येश का 6, 8 और 12 में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बुध काल पुरुष की कुंडली में उच्च का हो जाता है। इसलिए बुध जब भी नौमेश बन के छठे में आता है तो उसको इतना दोष लगता नहीं है। ये बुध के लिए फेवरेबल पोजीशन होती है, तो भाग्य इनका अच्छा है। अब हम जब चंद्र लगन से देखें तो चंद्र लगन से भाग्येश बुध ऑन साइन है, और एकादशेश जो कि भाग्य का पराक्रम होता है। चंद्र लगन से एकादशेश को देखिए, एकादशेश का लॉर्ड बनता है सूर्य जो कि भाग्य का पराक्रम होता है,
वो नवम स्थान में नवमें बुध को ज्वाइन करके बैठा है, तो भाग्य तो इनका अति उत्तम होगा, भाग्य तो इनका बहुत शानदार है। अब आते हैं इनके 10th हाउस पे। 10th हाउस जो कि पिता का घर भी होता है और अपने प्रोफेशन, व्यापार, नौकरी और कर्म का घर भी होता है। तो 10th में एक स्त्री तत्व ग्रह चंद्रमा बैठा हुआ है जिसने शुक्र से एक्सचेंज किया है, और दोनों ये स्त्री राशियाँ हैं, सॉरी, कर्क राशि स्त्री राशि और तुला राशि पुरुष राशि है। लेकिन जो दोनों ग्रह हैं जिन्होंने एक्सचेंज किया वो स्त्री राशि के ग्रह हैं, और शुक्र को मंगल देख भी रहा है। तो ये स्त्रियों से संबंधित ही कोई व्यापार करते होंगे, जैसे ज्वेलरी या स्त्रियों के कपड़े, उनसे रिलेटेड। इन्होंने बताया भी कि ये ज्वेलर्स की कुंडली है, तो इन्होंने ज्वेलरी का काम है, तो ये स्त्रियों से संबंधित काम ही है। एक 10वें घर में जिसके चंद्रमा होता है ना, वो जिद्दी बहुत होता है, अव्वल दर्जे का जिद्दी होता है। अब आते हैं इनके एकादश स्थान पे। एकादश स्थान में शनि जो कि लगने से स्वयं बैठा हुआ है, और वो वक्री भी है। वक्री प्लेनेट ज्येष्ठा बली होते हैं, वो अतिरिक्त बल प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब ये वक्री हो के पीछे वाले घर के रिजल्ट करता है 10th हाउस के, तो मकर लगन के लिए जब भी शनि 10th हाउस के रिजल्ट करे, वो एक अति उत्तम पोजीशन होती है, क्योंकि लग्नेश का 10th में आना जातक को बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है। और जब वो कर्म का कारक ग्रह शनि 10th में बैठ जाए उच्च का, तो जातक का महत्वाकांक्षी होना स्वाभाविक हो जाता है और वो बहुत ऊंचाई पे जाता है। इस कुंडली में शनि एकादश और 10th दोनों के रिजल्ट कर रहा है। एकादश में आने के कारण शनि ने एक तो लग्नेश को सुरक्षित कर दिया, लग्नेश को नुकसान नहीं होने देगा। ये ऐसी स्थिति है कि जातक का एक बार तो बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तब भी वो सुरक्षित रहता है, उसे कुछ नहीं होता। नॉर्मली खरोंच आती है, बाकी टूट फूट तो होती नहीं है। एकादश स्थान में बड़े भाई का कारक ग्रह बृहस्पति शनि की कुंभ राशि में गया है। तो बृहस्पति कुंभ राशि की, जब भी बृहस्पति कुंभ राशि में जाता है तो बृहस्पति के लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं रहती है। शनि की राशि में बृहस्पति कभी फेवरेबल होता ही नहीं है। तो एक तो बड़े भाई का कारक प्लेनेट बृहस्पति जब इस स्थिति में गया है, तो बड़े भाई का सुख तो इन्हें हो ही नहीं सकता है। बड़ी बहनों का सुख इन्हें ज़रूर मिल सकता है। तो इन्होंने बताया कि इनके 2 बड़ी बहनें हैं, तो हाँ, इन्हें बड़ी बहनों का सुख अवश्य रहेगा। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति 2nd में गया है, लेकिन वो अपने से 3rd गया है, 12th से 3rd। तो एक तो इन्हें इनके खर्चे हैं ना, वो बड़े होंगे, और वो खर्चे भी लगभग गाड़ियों पे ही करेंगे। इन्हें गाड़ियाँ खरीदने का बहुत शौक रहेगा। हाँ, ये 7th हाउस में जब भी शुक्र आता है तो उसे गाड़ियाँ खरीदने का शौक रहता है। सेकंड में मंगल जब भी, सेकंड नहीं सॉरी, जब भी 12th में मंगल आप देखो तो नॉर्मली उसके छोटा भाई होता ही नहीं है 12th मंगल वाले के, लेकिन यहाँ पे है। मैंने कारण बताया आपको। एक सेकंड में बृहस्पति है इनके, तो बृहस्पति की जो 9th एस्पेक्ट है उसको देखिए आप, वो कर्म के घर पे है, वहाँ पे माता का कारक ग्रह चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इसलिए इस पोजीशन के कारण है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया बृहस्पति जिस भी ग्रह या जिस भाव को देखता है वहाँ की वो वैल्यू बढ़ा देता है। तो बृहस्पति ने 5th एस्पेक्ट से सूर्य को देखा, 9th एस्पेक्ट से चंद्रमा को देखा। इन्होंने माता और पिता दोनों के लिए वैल्यूएशन का काम किया। बृहस्पति ने वैल्यू बढ़ाई है, वैल्यू इंक्रीज की है माता और पिता की। तो माता और पिता दोनों का सुख इन्हें भरपूर रहेगा, दोनों का। एक बृहस्पति की 5वीं दृष्टि
मामा के घर पे आ रही है, छठे घर पे, और मंगल की 7वीं दृष्टि मामा के घर पे आ रही है, तो इनके किसी एक मामा की जो मैरिड लाइफ है ना, वो ज़रूर डिस्टर्ब रहेगी, 100% है। अब एक बार 11वें घर पे फिर आते हैं, क्या करूँ, सारे योग एक साथ में याद नहीं आते हैं, इसलिए जो जो याद आते हैं मैं फिर से उस भाव पे पहुंच जाता हूँ। 11वें घर में शनि है, तो किसी के भी 11वें घर में शनि हो तो उस जातक को यश नहीं मिल सकता है। वो चाहे जितने अच्छे काम कर ले, लोगों की चाहे जितनी मदद कर दे, उसे यश नहीं मिल सकता है। परिवार वाले के लिए सब कुछ करेगा ऐसा जातक, लेकिन लास्ट में परिवार वाले यही कहेंगे क्या किया तुमने, तुम्हारा फर्ज था, अगर तुमने किया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। एक ये जो शनि 11वें घर में वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, जब भी शनि वृश्चिक राशि में हो तो जातक का जो मकान है ना, उसमें या तो बेसमेंट होता है या फिर वो मकान मेन रोड से नीचे गड्ढे में होता है। क्योंकि शनि जो कि मकान का नैसर्गिक रूप से कारक ग्रह है, वो कालपुरुष की गड्ढे की राशि वृश्चिक राशि में जब बैठ जाता है तो मकान में या तो बेसमेंट होता है या फिर मकान गड्ढे में होता है। 12वें घर में जो मंगल है वो यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से शत्रुओं को खत्म करने का काम करेगा। इनके शत्रु कभी उभर नहीं पाएंगे, खत्म करेगा 12वां मंगल शत्रुओं को। अब इनके सवालों पे आते हैं, क्या इन्हें छोटे भाई का साथ मिलेगा? मेरे को नहीं लगता कि इन्हें छोटे भाई का कोई विशेष सुख मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनका जो व्यवसाय है ज्वेलरी वाला, वो दोनों भाई साथ में करते हैं, तो दोनों भाई अलग अलग काम करें तो बेहतर रहेगा। जब तक बृहस्पति की इनको दशा चल रही है तब तक तो ठीक है, शनि की दशा में इनको अलग अलग होना ही पड़ेगा। और दूसरा इनका सवाल था कि इनको नया वेंचर स्टार्ट करना है, एक नई ब्रांच खोलनी है, तो वो कब स्टार्ट करें। देखिए, मकर लगन में बृहस्पति अकारक प्लेनेट होता है, क्योंकि बृहस्पति के पास में 12th और 3rd की लॉर्डशिप होती है, तो इसके पास कुछ अच्छा करने के लिए होता नहीं है। और दूसरी चीज़, मकर लगन में बृहस्पति नीच का हो जाता है, तो इस लगन के लिए बृहस्पति वैसे भी फेवरेबल नहीं होता है। अभी इनको वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है, इनको शनि की दशा आएगी, एक मिनट, शनि की दशा आएगी इनको 2023 में। जब इनको शनि की दशा आए तो ये निश्चित रूप से नया व्यवसाय शुरू करें, नई जगह ब्रांच खोल सकते हैं, क्योंकि शनि की दशा इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इनको करोड़पति बनाने वाली दशा है शनि की दशा, तो शनि की दशा में ये पूर्णतः सफल होंगे। बृहस्पति अभी लास्ट जाती हुई दशा है, तो बृहस्पति ने स्टार्टिंग में इनके लिए अच्छा किया है, तो एंड में बृहस्पति की दशा खराब हो जाएगी, क्योंकि किसी भी ग्रह की दशा न तो पूर्णतः अच्छी होती है न ही पूर्णतः खराब होती है। बृहस्पति ने इनके लिए पहले अच्छा किया है तो अब इनके लिए खराब करेगा। जैसा कि इन्होंने बताया भी कि इनकी दशा खराब चल रही है इस समय, तो अभी आगे भी मेरे को कुछ अच्छी संभावनाएं दिख नहीं रही है उस कुंडली में, क्योंकि अभी गुरु में मंगल चल रहा है और फिर राहु आएगा। तो राहु के पास में, राहु केतु के नक्षत्र का है, और केतु ने 10th हाउस में चंद्रमा के साथ में पोस्टिंग ली है। चंद्रमा मकर लगन के लिए पापी ग्रह होता है, तो राहु में इनके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि केतु और राहु के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं ना, उसी की रिजल्ट ये करते हैं। तो चंद्रमा मारक प्लेनेट है मकर लगन के लिए, तो ये चंद्रमा तो अच्छा करेगा नहीं, तो केतु कैसे अच्छा कर सकता है और राहु कैसे अच्छा कर सकता है, क्योंकि राहु भी चंद्रमा से दृष्ट है। तो इन्हें शनि की दशा में ही कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, शनि की दशा से पहले नहीं। मैं इन्हें कुछ इनका जो खराब समय चल रहा है उसको थोड़ा सा सुधारने के लिए इन्हें कुछ रेमेडी बता दूंगा। एक तो इन्हें बृहस्पति की दशा चल रही है महादशा, तो इन्हें बृहस्पति से रिलेटेड दान करने चाहिए। किसी भी खराब अकारक ग्रह का स्टोन नहीं पहनना चाहिए,
इन्होंने पुखराज पहन रखा था, तो पहले तो इनका पुखराज बताया, तो इन्हें बृहस्पति के दान करने चाहिए, जैसे धार्मिक किताबें, ब्राह्मण को खाना खिलाना, ये सब दान करने चाहिए इन्हें। तो चलिए अब इस कुंडली का विश्लेषण यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली कुंडली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।